गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सीमा शर्मा आज आपको वर्कशीट 11 दिल्ली के सुल्तान भाग 2 जो कि कक्षा 7वीं के लिए है को पढ़ाऊंगी। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। आज की वर्कशीट में हमें मुग़ल सल्तनत के कुछ चित्र दिए गए जिनको पहचान के बताना है कि ये कब बनाए और किसने बनवाए थे। उसके बाद हमें सूबेदार बंदगा किसे कहते हैं जैसे शब्दों के बारे में पढ़ना है और सेनापति सूबेदार पद किसको दिए जाते थे। और इसके बाद हमें इक़्तिदार और मुफ्ती किसे कहा जाता है, उनके क्या कार्य होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी के समय कर की क्या प्रणाली थी के विषय में पढ़ना है। यह वर्कशीट आपके लिए हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों में बनाई गई है। आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले चित्र दिया हुआ है जामा मस्जिद का। बच्चों, आप जानते हो जामा मस्जिद कब बनाई गई थी? ये दिल्ली में चांदनी चौक के पास स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसको बनने में 6 वर्ष का समय लगा था। इसके बाद का दूसरा चित्र है बेगमपुरी मस्जिद। यह बच्चों दिल्ली के मालवीय नगर इलाके के पास मौजूद है। यह भी दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनवाई गई थी। इसके बाद की मस्जिद का चित्र है मोट मस्जिद। आप जानते हैं मोट मस्जिद का नाम एक दाल के नाम पर पड़ा है क्योंकि इसे 1505 में वजीर मियाँ जो कि एक वास्तुकार थे उन्होंने बनवाया था। सिकंदर लोदी के शासनकाल में दाल की खेती होती थी। इसके बाद का चित्र है जमाली कमाली मस्जिद। यह भी दिल्ली में ही स्थित है। इसका जो निर्माण है वो बाबर द्वारा करवाया गया था 1528 के आसपास, क्योंकि यहाँ हजरत जमाली यहीं रहते थे और अल्लाह की इबादत यानी कि पूजा पाठ करते थे। और मौलाना जमाली की मृत्यु के बाद उनकी इस मस्जिद को आंगन में दफना दिया था, इसलिए वहाँ पे इनकी कब्र है। बच्चों, यह सभी चित्र आपको बताते हैं कि यहाँ पर दिल्ली के सुल्तानों द्वारा चित्र बनाए गए थे, मस्जिद बनाई गई थी। आइए चलिए देखते हैं कि दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर जो थे इल्तुतमिश, उन्होंने क्या करा था? सामंतों और जमींदारों के स्थान पर किसको रखा था? अपने विशेष गुलामों को, जिन्हें सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। और आप जानते हो इन गुलामों को फारसी भाषा में क्या कहते हैं? बंदगा कहते हैं। और इन्हें मेनली जो है सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, लेकिन इनको सूबेदार के पद पर इन्होंने रखना जरूरी समझा क्योंकि उनके खास गुलाम थे। आइए चलिए देखते हैं इसका अगला टॉपिक। जो आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक के जो शासक थे वो बंदगा यानी अपने गुलामों का इस्तेमाल हमेशा करते रहे हैं और उन्हें राजनीतिक पदों पर बिठाते रहे हैं क्योंकि उनके खास गुलाम थे जिन पे विश्वास ज़्यादा करते थे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद भी दिए जाते थे। और बच्चों, जब राजा या शासक बदल जाते थे तो वो अपने गुलामों को भी बदल देते थे। तो यानी कि गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों जो उनकी रक्षा करते थे उनके प्रति वफादार रहते थे, लेकिन जो राजा के बाद दूसरा राजा बनता था उनके प्रति इतना वफादार नहीं होते थे। इसीलिए नए सुल्तानों के अपने नए नौकर होते थे। इस प्रकार जो है नए शासकों के सिंहासन पर बैठते ही नए और पुराने सरदारों के बीच हमेशा लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी क्योंकि हर बार बदल दिए जाते थे। और बच्चों, सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी क्या करा? इन सेना नायकों को अलग अलग इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया और ये इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाते थे। यानी कि सेना नायकों को इलाके दिए और ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इनको संभालने वाले कौन कहलाते थे? इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। तो इस प्रकार इनके नाम इनके इलाकों के आधार पर ही पड़े हैं। और बच्चों, ये जो मुक्ति थे उनके क्या कार्य थे? सैनिक अभियान का जो था उनकी लीडरशिप यानी नेतृत्व करना और अपने एक तो यानी कि जो इलाकों में जो थे कानून और कानून व्यवस्था बनाए रखना और अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन में क्या लेते थे? अपने इलाकों से राजस्व यानी टैक्स वसूली क्या करते थे और इनको जो टैक्स मिलता था वे अपने सैनिकों की तनख्वाह के रूप में देते थे। इस प्रकार मुक्ति के ये सभी कार्य होते थे, यानी उनसे टैक्स वसूल करना, अपने इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखना और उसी टैक्स को अपने तनख्वाह के रूप में स्वीकार करना। इस प्रकार मुक्ति के काम बने हुए थे। और बच्चों, उन मुक्ति लोगों पे काबू पाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या था कि उनकी जो पद था उनको वो चेंज करते रहते थे और उनके साथ में इलाके यानी जो एकता कहलाते थे उनके इलाके भी चेंज कर दिए जाते थे जिससे कि वो उन पे कंट्रोल किया जा सके मुक्ति लोगों पर। तो ये किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में
नौकरी के जो नियम थे बहुत कठोर और सख्ती से उनका पालन किया जाता था। ये चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में कैसे टैक्स को कैसे लिया जाता था। कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण को कैसे फिक्स किया जाए और किसानों से कैसे वसूला जाए, इसके लिए सब कुछ उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। और उसने स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार भी छीन लिया और स्वयं उन्हें कर देने के लिए भी मतलब कि बाध्य किया गया कि अब जो है स्थानीय सामंत भी टैक्स देंगे। और ये टैक्स 3 तरीके के होते थे। एक टैक्स था कृषि पर जिसे खराज कहते थे, और किसान अपनी उपज जितनी भी उसकी फसल हो रही है उसका 50% किसको देगा, राजा को देगा। और दूसरा टैक्स होता था जानवरों पर कि जिसके जितने जानवर होंगे उसको उतना टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। और घर पर जिसका जितना बड़ा घर होगा, जितने ज़्यादा घर होंगे तो घरों पर भी टैक्स देना होगा। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के कर लगाए, उपज पर, जानवरों पर, घरों पर। चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। यदि आप सल्तनत काल में इक्तदार होते तो आपको कौन कौन से कार्य करने पड़ते। इक्तदार बच्चों जैसे हम सभी जानते हैं मुक्ति को कहा जाता था। और मुक्ति क्या थी, जो कि इक्ता कहलाते थे, जो टैक्स वसूल करते थे और अपने इलाकों में कानून व्यवस्था बनाए रखते थे और उन टैक्स से ही वो अपनी तनख्वाह भी लेते थे। इस प्रकार उनको ये सभी कार्य करने पड़ते। चलिए देखते हैं प्रश्न 2। एक्सप्लेन द की फीचर ऑफ टैक्सेशन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में किस प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। बच्चों जैसे अभी आपको बताया था 3 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। एक टैक्स था उपज वाला टैक्स, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी उपज का 50% यानी 50% टैक्स देना पड़ता था। दूसरा टैक्स था अपने मवेशी यानी जानवरों पर टैक्स, और तीसरा टैक्स था घरों पर टैक्स लिया जाता था। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के समय में 3 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। जो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।